गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर वित्तीय व्यावसायिक वित्त, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है निवेश संबंधी निर्णय। वित्तीय निर्णयों में पहला निर्णय है निवेश संबंधी निर्णय। देखो, निवेश अलग अलग जगहों पर किया जाता है, उसी के अनुसार वित्त का निर्णय लिया जाता है। जैसे हम बात करें, जो स्थायी संपत्तियां हैं उनमें निवेश किया जाए तो हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि कच्चा माल आदि खरीदने के लिए निवेश करना है तो वहाँ हमको जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से उनके जो स्रोत होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब हम निवेश का निर्णय लेते हैं तो निवेश के निर्णय में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पूंजी की आवश्यकता किस स्थान पर है, उसी के अनुसार स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। तो जैसा इस टॉपिक में दिया गया है, फर्म के साधन उस तुलना में अपर्याप्त होते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जा सकता है तथा लगाया जा सकता है। एक फर्म को इस बात का चुनाव करना होता है कि इन संसाधनों को कहाँ पर विनियोजित करना है किया जाए ताकि वे निवेशकों को अंतिम लाभ उपार्जित करा सकें। निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। निवेश निर्णय दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर हमें क्या करना है, संपत्ति खरीदनी है या जो भूमि भवन या मशीनें खरीदनी है तो निवेश का जो निर्णय होगा वो दीर्घकालीन होगा। यदि हम वो पूंजी कहाँ लगाना चाहते हैं, माल खरीदने में, वेतनों का भुगतान करने में, तो हमको अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो निर्णय दीर्घकाल के लिए लिए जाते हैं हम उनको पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से जानते हैं। इसमें दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता निहित होती है। वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन के निवेश करना, नई मशीन को खरीदना है, उसमें निवेश करना है, या नई संपत्ति का अधिग्रहण करना है, या कोई नई शाखा खोलनी है, इन सब के लिए जो निर्णय लिया जाएगा वो दीर्घकालीन होगा, जिसको पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से जाना जाएगा। किसी भी व्यवसाय के लिए ऐसे निर्णय बड़े विशाल होते हैं क्योंकि ये दीर्घकाल में फर्म की लाभदायक क्षमता को प्रभावित करते हैं। संपत्तियों का आकार, लाभदायकता तथा तुलनात्मक ताकि सभी पूंजी बजटिंग निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी निर्णय सामान्यतः निवेश की भारी मात्रा की राशि को सम्मिलित किए हुए होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही सोच समझ करके निर्णयों को लिया जाता है क्योंकि इनमें बहुत बड़ी पूंजी लगी होती है और ये पूंजी अगर सही निर्णय न लिया जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तो गलत निर्णय, एक भी जो गलत निर्णय है वो व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब निर्णय लिया जाए तो विचार करके और तब ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ हमको बताया कि एक बार निर्णय लेने के उपरांत इनसे व्यवसाय को मुक्ति पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाता है। अतः ऐसे निर्णयों को लेते समय अत्यंत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। ये निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जो इन्हें पूर्ण रूप से जानते हैं, यानी उनको समझ है, वही उनका निर्णय लें। इसके अतिरिक्त बात ये कहता है, पूंजी बजटिंग निर्णय सामान्य रूप से व्यवसाय की कार्यक्षमता को क्षति पहुंचाते हैं तथा भविष्य में वित्तीय भविष्य को भी ठेस पहुंचाते हैं। यदि गलत निर्णय ले लिया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, दोबारा व्यवसाय चला पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बहुत ही विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, पूंजी बजटिंग के निर्णयों को लेते समय जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या हैं। व्यवसाय के लिए निवेश के लिए अनेक योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन प्रत्येक परियोजना का उसे प्राप्त होने वाली आय सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, चाहे उसे परियोजना का चुनाव किया जाता है अथवा नहीं, लेकिन मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। जब निर्णय लिया जाए तो उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसा इसने बताया कि निर्णय लेने से पहले उसको क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, अर्थात उससे हमको जो लाभ मिलेगा या जो उसमें खर्चा होगा उसका मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए। तो उससे होने वाली आय की व्यवहार्यता पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए, अर्थात निवेश और उसकी तुलनीयता उस प्रकार के उद्योगों के अनुपात में देखी जाती है। निम्नलिखित कुछ कारक हैं इसके पूंजी निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। इनको किसी नाम से जाना जाता है। पहला है परियोजना का रोकड़ प्रवाह।
रोकड़ प्रवाह का मतलब है कि जो हम उसमें निवेश कर रहे हैं उसके बदले में हमको प्राप्त क्या हो रहा है, उससे आय कितनी हो रही है, ताकि उसका भुगतान आसानी से किया जा सके। ये प्रवाह कहलाता है, रोकड़ का प्रवाह कहलाता है। जब एक कंपनी एक भारी धनराशि का निवेश करने का निर्णय लेती है तो एक समय में कुछ रोकड़ का प्रवाह अधिक होने की अपेक्षा करती है, कुछ रोकड़ अधिक प्राप्त करना चाहती है क्योंकि आसानी से उसका भुगतान कर सके, इसलिए वो अधिक प्राप्त करना चाहती है। एक बार उसने बहुत सारे पैसे का निवेश कर दिया, अब वो क्या चाहेगी कि उससे प्राप्ति भी अधिक हो, ताकि वो क्या कर सके, उसका भुगतान आसानी से समय पर कर सके। तो वो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राप्ति भी हो सके। ये रोकड़ प्रवाह प्राप्ति और रोकड़ भुगतान क्रम उस समय विशेष के लिए होता है जो किए हुए निवेश से होता है। पूंजी बजटिंग निर्णय लेने से पहले इन रोकड़ प्रभाव की धनराशि का भली भांति विश्लेषण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आय की दर। आय की दर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय की दर होती है। यानी ये कहना चाहता है कि हम निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन निवेश का अभिप्राय ये है कि निवेश जहाँ हम कर रहे हैं उससे आय कितनी होगी, हमको आय होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी, यही उसकी कसौटी की दर होती है। यानी इसी से ही उसको मापा जा सकता है कि ये कितना सही है जगह जहाँ पर हम पैसा निवेश कर रहे हैं। इन गणनाओं का आधार प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाली आय, उस पर होने वाली जोखिम का निर्धारण है। मान लीजिए ए और बे दो प्रस्ताव हैं, ऐसे मतलब दोनों अलग अलग है, जोखिम इन्होंने दोनों में समान बताई है लेकिन आय की दर अलग अलग है। जैसे पहली से जो योजना है उसमें 10% आय होगी और दूसरी में 12%। तो सामान्य परिस्थितियों में परियोजना बे का ही चुनाव क्यों किया जाएगा, क्योंकि बे से क्या है, आय की प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, जबकि ऐसे ए परियोजना से आय की प्राप्ति कम हो रही है और जोखिम दोनों में समान है। इसलिए क्या चुनाव किया जाएगा, 12% वाली जो योजना है जिससे 12% आय होगी उसी का चुनाव किया जाएगा। निवेश कसौटी की अंतर्भाविता किसी विशेष परियोजना में निवेश का निर्णय करने के लिए अनेक गणनाओं जैसे कि निवेश की राशि व ब्याज की दर, रोकड़ प्रवाह, आय की दर आदि सबकी गणना भी करनी पड़ती है। ये कह रहा है कि निवेश जब किया जाता है तो उन योजनाओं में, सब योजनाओं में अलग अलग बातें होती हैं। जहाँ से हम पैसा एकत्रित कर रहे हैं वहाँ हमको ब्याज का इतना भुगतान कर रहा है, आय कितनी, राशि कितनी, निवेश के लिए धनराशि कितनी चाहिए, फिर रोकड़ का प्रवाह क्या है, ये सब चीज़ों की गणना करके ही निवेश का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। उनका मूल्यांकन पहले कर लेना चाहिए, जिन्हें पूंजी बजटिंग तकनीकों के नाम से भी जाना जाता है। किसी एक विशेष प्रस्ताव का चुनाव करने से पूर्व इन तकनीकों का उपयोग सभी प्रस्तावों के लिए किया जाना चाहिए। अब ये तो था हमारा पूंजी बजटिंग का निर्णय। दूसरा निर्णय हम करें बात तो है अल्पकालीन निवेश का निर्णय। अल्पकालीन निवेश का निर्णय क्या कहता है कि चालू पूंजी जो संबंधी निर्णय हैं वो कहाँ उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ होती है जहाँ हमको दिन रात के जो खर्चे करने होते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी या हमके कच्चे माल इत्यादि, बिजली पानी का भुगतान, इन सब के लिए हमको आवश्यकता होती है अल्पकालीन पूंजी की। यहाँ निवेश का जो निर्णय वो अल्पकालीन है। स्कंद देनदार रोकड़ के स्तर का निर्णय लेना, इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का आधार व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही का निर्णय लेने से है, क्योंकि ये संपत्तियां दैनिक लेन देन से प्रभावित होती हैं। ये लेन देन व्यवसाय की देयता और लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। कुशल रोकड़ प्रबंध, स्कंद प्रबंध, प्राप्तनीय खातों का प्रबंध, कार्यशील पूंजी प्रबंध के ठोस संघटक होते हैं। इन सब के लिए जो है अल्पकालीन पूंजी यानी निवेश का निर्णय लिया जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा वित्तीय संबंधी निर्णय है। इसको हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बच्चों, तब हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।